आई एम ऑडिबल नाउ? अब चेक करते हैं सबसे पहले अपनी माइक की क्वालिटी, साउंड कैसा है। ओके, आई थिंक दिस इज ऑडिबल। चेक करते हैं सबसे पहले अपनी माइक। ओके काजल, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि हम ऑडिबल है साउंड। ओके, सो यहाँ पे रख देता हूँ फोन को, अगर कुछ भी कमेंट होंगे तो हम यहाँ से चेक करेंगे। ओके चलो, सो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे चैप्टर का नाम आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डायनेमिक एंड सर्कुलर मोशंस। थैंक यू सो मच जो ये दिल उड़ाए जा रहे हैं और ये जो उड़ा रहे हैं, जो भी उड़ा रहे हैं आप, इमोजी वगैरह, बट ये कि हम पढ़ाई में ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। गुड, ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे, डायनेमिक एंड सर्कुलर मोशन। डायनेमिक एंड सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये चल रहा है, इसको क्या हुआ? ओके, सो पेन टैप थोड़ा सा। तो सबसे पहले आता है मेरे बच्चे डायनेमिक एंड सर्कुलर मोशन में जो आपको समझना है वो आता है मेरे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप समझो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे अलग है हमारे नॉर्मल एक्सेलरेशन से। देखो, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन हम लिखते हैं बेटा, वो लिखते हैं a इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक बॉडी जो है, ध्यान रखो ठीक है, किस तरह से अलग है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, ये इसकी रेडियस के अलाउंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, मान लो ऐसे, ठीक है, आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, पर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाने के बावजूद भी इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसे? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर बार बदल रही है मेरे बच्चों। यहाँ पे डायरेक्शंस मान लेते हैं, इधर नॉर्थ, इधर है इसकी साउथ डायरेक्शन, इधर ईस्ट है, इधर इसकी क्या है, वेस्ट। तो जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो लगातार क्या चेंज कर रहा है बेटा, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शंस। और वेलोसिटी में क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हुए अगर वो डायरेक्शन भी बदल रहा है ना बेटा, तब भी हम बोल सकते हैं कि वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहता है कि चेंज होना चाहिए वेलोसिटी में, चाहे उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, चाहे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, कैसे भी चेंज हो, बस चेंज होना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो हमारा होता है, जो एक्सेलरेशन मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं बेटा लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट में काम नहीं करेगा। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। अब हमें समझना है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वाला। इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है बेटा इसके लिए फॉर्मूला? a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला बन सकता है, इसका मतलब। तो हम बनाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मेरे बच्चे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो लॉजिकली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, और ए की वैल्यू देखो क्या है वहां पे, एम वी, ए की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो बन जाता है F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या बनता है फॉर्मूला बेटा? F C इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको ब्रीफली समझाता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इधर स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब लो, यहाँ पे हम ब्रीफली समझते हैं अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट को डीप में। ठीक है, ओके, तो मैं डालता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया मेरे बच्चों, क्या था, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, V इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे बच्चों, आर ओमेगा। क्योंकि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी के फॉर्मूले को आप यहाँ पे पुट कर दो, F इज इक्वल्स टू m, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। इतना हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, अब क्या बन सकता है फॉर्मूला, तो हमने F का फॉर्मूला कैसे बना दिया, हमने v की वैल्यू पुट कर दी आर ओमेगा पे। ठीक है,
अब ब्रैकेट खोल देते हैं, एफ इज इक्वल्स हो जाएगा एम आर का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। तो एक आर आप यहाँ कैंसिल कर दो इसका, तो बचेगा एफ इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्या बेटा, फॉर्मूला। किसका है ये? जब कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप ये बोलेंगे एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ओमेगा की टर्म में पूछेगा तो ऐसे लगा सकते हैं हम फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अगर मान लो कि हमें कभी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, क्या दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी, तब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने की बात कर रहे हो, तो भी फॉर्मूला बना सकते हैं मेरे बच्चे। कैसे? एम आर, याद रखना मेरे बच्चे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। क्या होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा बराबर 1 अपॉन टी को हम कहते हैं मेरे बच्चे न्यू, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना, क्योंकि तो यहां से देखो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी और 1 अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2 पाई न्यू, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 पाई न्यू का स्क्वायर। ठीक है, सो एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एम आर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर और न्यू का स्क्वायर हो जाएगा न्यू स्क्वायर। सो एक नया फॉर्मूला और बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, 4 पाई स्क्वायर एम आर न्यू स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक फॉर्मूला और बन गया हमारा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले हो गए टोटल, देखते हैं। एक फॉर्मूला तो ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे अगर हम वी की वैल्यू पुट कर दे तो हमें नया फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम एक और न्यू की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू भी डाल देते हैं, न्यू बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, और तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, न्यू का न्यू स्क्वायर। ये न्यू जो आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये क्या है, कोई आपसे पूछेगा न्यू कौन है यहाँ पे, वो है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीटेशन, कितनी जल्दी जल्दी कोई चीज किसी चीज को रिपीट कर रही है। ठीक है ना, तो मैंने भी आपको जो बताया ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला था। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। चलो एक न्यूमेरिकली देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक पेज करता हूँ कॉल, हाँ एक पेज को कॉल कर दिया, पेज आ गया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द मास 2500 kg, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपके पास है जिसका मास हमारे पास दे दिया है 2500 kg। ठीक है, 2500 kg। ठीक है, इज ऑर्बिटल अराउंड टू द अर्थ विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से वो घूम रही है वो है 4 किलोमीटर सेकेंड इनवर्स, इस स्पीड से घूम रही है एक सैटेलाइट। ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर -4 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जितने रेडियस पे घूम रही है अर्थ से, जिस डिस्टेंस पे घूम रही है वो है 10 टू द पावर 4 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितना सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें लग रहा होगा वो आपको निकालना है। चलो क्वेश्चन को एक बार और डीपली समझाता हूँ। क्वेश्चन है बेटा, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मेरे बच्चे। सैटेलाइट कौन होंगी, जैसे मान लो हमारी अर्थ है, तो हमारी जैसे वेदर फोरकास्टिंग करनी होती है तो उसके लिए क्या होती है, हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो अपनी एक ऑर्बिट होती है जहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट कुछ इस तरीके से रेवोल्यूशन करती है इसकी तरफ। ठीक है, ये कौन है, हमारी धरती माँ, अर्थ है हमारी। ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पे मान लो कि ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। इसे जिस रेडियस पे रखा हुआ है हमने अर्थ से, वो है 10 टू द पावर 4, अर्थ से इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर 4 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से 10 टू द पावर 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे कौन है, वो सैटेलाइट है। ठीक है ना, और उस सैटेलाइट का जो अपना मास है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2500 kg। अब वो जिस स्पीड से यहाँ मूवमेंट कर रही है, वेलोसिटी कर रही है, वो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से। तो चलो हमसे पूछा हुआ है कि कितना फोर्स से लगा रहा होगा उस पर। कोई भी चीज अगर किसी सेंटर के लॉन्ग घूम रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है ना। तो पता लगाते कितना सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एफ बराबर मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर आप निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो अभी क्या करना है, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 2500 इंटू वी, वेलोसिटी कितनी, अब देखो ये जो लिखा है वेलोसिटी ये है 4000, सॉरी हाँ 4000, किलोमीटर को मीटर में ले आएंगे ना, तो 4000 लिख दिया तो मीटर पर सेकेंड, तो 4000 मीटर पर सेकेंड में हो गया 4000 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो किलोमीटर में थी ना तो मीटर पर सेकंड में होती है, तो किलो का मतलब 1000 होता है बेटा। ठीक है, ऐसा कर दिया अपॉन आर, और आर की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे हमारे पास, ये रही 10 की पावर 4। अब ये भी किलोमीटर में, इसको मीटर में लेके आओ, किलो का मतलब 1000। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी हमारी वो बनेगी 2500 इंटू 4 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर साफ साफ नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, ये देखो 2 का स्क्वायर है, ऐसे टिक टिक के कारण ना दिख रहा हो, ठीक है, तो ये 2 था, ठीक है, ओके। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड पावर्स हो जाती 0 हो जाती है डबल, ठीक है, और यहाँ कितने होगी 10 की पावर टोटल कितने होगी, 4 ये थी 3 ही है, 7 हो जाएंगे 10 की पावर। तो चलो 7 0 को उड़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपका जो बच जाता है वो बच गया 250 इंटू 16, ठीक है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाइड करोगे तो 25 60 का होता है 400 इंटू एक जीरो और ये है तो 4000। तो टोटल जो फोर्स फील कर रही होगी सेटेलाइट अपने पे वो कितने का कर रही होगी, 4000 न्यूटन का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ तक रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कहीं पे कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने जो अभी बेसिक बताया ये था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है ना। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दिस देखो दो तरह के फोर्स है मेरे से, एक तो सेंट्रीपिटल है एक सेंट्रीफ्यूगल है। हम सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, मान लो जैसे ये है एक सैटेलाइट, इसे एक सर्कुलर पाथ में घूमना है, ठीक है, तो इसको एक रिक्वायर्ड क्या होगा बेटा, एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसे, ठीक है ना। इसे जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से घूमने के लिए एक बॉडी को जो रिक्वायर्ड फोर्स होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वेरी गुड, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो, अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने न्यू पेज लिया था है ना, चलो निकालते हैं इसकी स्लाइड, और हमारे पास आ गया, हमने आपको डायनेमिक सर्कुलर मोशंस का ये बेसिक बता दिया मैंने आपको, ओके ठीक है, ओके। तो ये था वो क्वेश्चन जो हमने भी किया है, ये रहा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द मास 2500 kg, ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया, ठीक है, अभी एक्सप्लेन भी कर दिया, और आंसर हमारा 4000 न्यूटन आया था, जो कि इसका भी आ रहा है, ठीक है, इनका भी का आंसर आ रहा है इसका 4000 न्यूटन, यहाँ पे, ठीक है, 4000 न्यूटन, ठीक है ना, बहुत ईजियर था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, ओके। तो अभी लगता है कि थोड़ा थोड़ा बेसिक तो आप इसका समझ ही गए होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के चाहिए होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे ही बोल सकते हैं फॉर्मूला, इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी निकालना सिखा दिया। चलो अब आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है लेवल रोड वगैरह के डेरिवेशंस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो आप देख लीजिए जो आपको 11th में आएंगे, ठीक है। तो जब कोई सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं तो उसके कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर जरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी समझ लेते हैं। सेंट्रीपिटल तो हमने देख लिया, एक आता है सेंट्रीफ्यूगल, क्या आता है मेरे बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप लोगों ने देख ही लिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का फॉर्मूला सेम है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। बट होता क्या है ना कि जब भी कोई चीज, मान लो एक ये आपने एक थ्रेड ली, ठीक है, यहाँ पे आपने एक स्टोन बांधा, क्या करा बेटा आपने यहाँ पे एक स्टोन बांधे, ये रहा एक स्टोन, ठीक है, ये थ्रेड थी और इस पे बांध दिया आपने एक स्टोन। अब आपने क्या करा, इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाया, ऐसे घुमा रहे आप इसे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में आपने इसको घुमाया स्टोन को, ठीक है, यहाँ से पकड़ रखा आपने इसको और आप इसे घुमा रहे हैं ऐसे गोल गोल, तो ये घूम रहा है लगातार, क्या कर रहा है बेटा, ये घूम रहा है, इस पे लगातार एक वेलोसिटी आ रही है, ये हर डायरेक्शन में घूम रहा है। तो सेंटर से जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या लग रहा है बेटा इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स हर बारी में, ठीक है। लेकिन ये बॉडी, ये वाली जो बॉडी है, ये क्योंकि फोर्स हमेशा बेटा याद रखना है कभी भी कि फोर्स हमेशा काम करते हैं पेयर में, कैसे काम करते हैं, पेयर में। तो जैसे एक फोर्स अंदर को काम कर रहा है जिसको हम सेंट्रीपिटल कह रहे थे, ऐसी ये बॉडी अपने में एक आउटवर्ड फोर्स फील कर रही होगी, ये बॉडी अपने आप में क्या एक्सपीरियंस करेगी बेटा, एक आउटवर्ड फोर्स। कैसे पता चलेगा सर हमें कि ये अपने आप में कोई एक्सपीरियंस कर रही है कि नहीं कर रही है आउटवर्ड फोर्स, आप क्या करो, आप एक स्टोन बांधो आप एक थ्रेड से और आप उसे घुमा घुमा के छोड़ो, आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे आपने उसे थ्रो किया, सपोज आपने उसे इस पोजीशन पे छोड़ दिया, तो ये पत्थर बिल्कुल सीधा ऐसे जाएगा, घूमते हुए नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने आप पे क्या कर रहा था, आउटर साइड से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है ना। तो जो भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आउटर रेडियल में एक्सपीरियंस कर रहा होता है फोर्स अपने आप पे, कोई बॉडी जब उसे गोल गोल सर्कुलर पाथ में घुमाया जाता है तो हम उस फोर्स का नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। आपको क्या याद रखना है इसके लिए, एक टर्म मैं बोल रहा हूं आप उसको याद रखिएगा, आउटवर्ड रेडियल फोर्स, ठीक है। आउटवर्ड रेडियल फोर्स का मतलब हुआ क्या वो समझ लो,
मतलब जो फोर्स उसे बाहर ले जाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब उसको बाहर ले जाएगा, यहाँ से सर्कुलर ऑर्बिटर से बाहर ले जाने के लिए काम करना चाहता है। मान लो कभी ऐसा होता है ना कि हम घुमा रहे और वो पत्थर ही खुल जाता है, पत्थर खुल के बाहर गिर गया, कहीं दूर चला गया, तो किसके कारण जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर निकल के जाता है। तो ये आउटवर्ड लगने वाला फोर्स होता है और रेडियल फोर्स है, ठीक है, कैसा है, रेडियल फोर्स होता है, ठीक है। और ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपने आप में, ये ऑब्जेक्ट, कौन फील कर रहा होगा ये फोर्स अपने आप पे, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल होता क्या है, दिस आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा काम का होता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपके पास, आपने सुना होगा, हो सकता है अलग टॉपिक, जैसे कि क्रीम को सेपरेट करना है मिल्क से, ठीक है, क्रीम को क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है मिल्क से। तो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, हनी, वैक्स को और हनी को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बता रहा हूं, एक तो मैं, आप लिखेंगे इसे कि हम क्या करते हैं, क्रीम को यहाँ पे, क्रीम को क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं, क्रीम इज सेपरेटेड, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आई नहीं रहा है, एक मिनट, क्रीम इज सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मिल्क। तो एक तो एप्लीकेशन ही हो जाएगी कि क्रीम को सेपरेट करना है कहां से, मिल्क से, और दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है कि सेपरेशन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, सेपरेट, फिर क्यों चल रहा है, ये रुक रहा है बीच में, सेपरेट हनी, सेपरेट हनी, एक मिनट, ओके, सो सेपरेट हनी फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द वैक्स, वैक्स मतलब मोम, ठीक है ना। तो हनी को अलग करना है किसमें से, वैक्स में से। तो ये दो मेन, आप याद रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात जब जब भी हो रही होगी, तो दो मैं बहुत अच्छे से टॉपिक आपको बता दिए, एक तो क्रीम को सेपरेट करने के लिए यूज होता है मिल्क में से, और एक वैक्स से इसको सेपरेट करने के लिए हनी को, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आउटवर्ड रेडियल फोर्स बोले जाते हैं इसे। कौन एक्सपीरियंस कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट अपने पे एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है, ओके। चलो अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने के लिए, जिसका नाम है अ व्हीकल टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। तो पहले टॉपिक का नाम डालते हैं, अ व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। चलो, लेवल रोड का मतलब पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भैया, लेवल रोड बोला किससे आता है। देखो दो तरह की रोडें इसमें आएंगी, एक आएगी इसमें बैंकिंग रोड, बैंकिंग ऑन अ ट्रैक, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एक आएगा लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब होता है बेटा जो रोड बिल्कुल सीधी है ऐसे, ये लेवल रोड है, ठीक है। इसमें इसमें कोई ऊपर इधर से कोई हाइट नहीं है, ना इधर से कोई हाइट है रोड पे, ठीक है। लेवल रोड जैसे हमारी मेन रोड होती है, नॉर्मल रोड है, ठीक है। बैंकिंग रोड में क्या हो रखा होगा कि वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे उठी हुई होगी, थोड़ा सा ऐसे उठ रखी होगी रोड है। आप बोलेंगे सर ऐसी रोडें कहाँ उठी हुई होती हैं, तो मेरे बच्चे अगर आप पहाड़ों की तरफ गए होंगे तो देखा होगा एक तरफ से रोड उठी हुई होती है ना। अगर आप पहाड़ गए होंगे तो एक तरफ से रोड को थोड़ा सा उठाया जाता है थीटा एंगल पे। ऐसी रोडों को हम क्या बोलते हैं बेटा, बैंकिंग रोड। क्या बोलते हैं वैसे, बैंकिंग रोड, जो किसी एंगल पर उठी हुई होती है ना। पहाड़ों में अगर आप कभी जाएंगे ना तो गाड़ी इस तरह से, इस जब बैंड कभी भी आते हैं तो आप देखना एक तरफ से रोड थोड़ा उठी हुई होती है और एक तरफ से रोड थोड़ा डाउन रहती है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस आप तब करेंगे जब पहाड़ वगैरह जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है ना, ओके। तो अभी इस रोड में यहां से सेंटर से एक फोर्स बॉडी को दिया जाता है ताकि बॉडी आराम से घूम सके। लेवल रोड का मतलब हमारी प्लेन रोड है भैया, कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों तरफ से फ्लैट है, दोनों दूसरे के पैरेलल है, किसी एंगल पर उठे हुए नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसी लेवल रोड में आगे जाके लेवल रोड ऐसे मुड़ रही है, ठीक है, लेवल रोड ऐसे मुड़ रही है, इसका मतलब यहां से इंक्लाइन नहीं है, बस बैंड आया है ऐसा, ऐसे मुड़ रही है रोड। तो ये लेवल रोड मुड़ रही है, जैसे कि आपकी गली में होता होगा या आप कभी कभी गली में मुड़े होंगे, तो गली नॉर्मल फ्लैट ही है बट मुड़ रही है, गली ऐसे गोल घूम रही है, ठीक है, मतलब किसी इंक्लाइन से उठी भी नहीं है, ठीक है। जैसे पहाड़ों की रोड उठी हुई होती है ना एक तरफ से, ऐसे उठी भी नहीं है। जैसे पहाड़ों में बैंड आते तो रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है ताकि अंदर की तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके, ठीक है, ओके। तो अभी बट ये लेवल रोड जो है, इस लेवल रोड में आप देख रहे होंगे कि
रोड फ्लैट रहती है, ठीक है। अब हमें पहले जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ वो लेवल रोड का है। किसका है बेटा? पहले वो लेवल रोड का, इसका डेरिवेशन है। देन हमारे पास बैंकिंग ऑफ ट्रैक का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, तब हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल लेवल ऑफ रोड का डेरिवेशन ट्रैक करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी भी चीज में अगर किसी बच्चे को है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, और फिर मैं कमेंट रीड करके फिर आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लेवल रोड का डायग्राम बना देता हूँ हल्का सा बहुत, ठीक है। तो मान लो ये एक सर्कुलर टर्न है, अब क्योंकि लेवल रोड है तो गाड़ी बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। अब मैं गाड़ी बहुत प्यारी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आपको बस समझना पड़ेगा कि ये गाड़ी है, ठीक है ना। और ये यहाँ से ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा कि हम एक गाड़ी बना रहे हैं, यहाँ पे ड्राइवर है हमारा अंदर, ठीक है। ओके, और ये रहा गाड़ी की लाइट, टार्जन बना रहे हैं हम। ये लो, ये लो, ये गाड़ी के आगे टायर। तो गाड़ी का कुछ फ्रंट लुक आपको शायद थोड़ा सा देखने को समझ में आ रहा होगा, अगर ये थोड़ा बहुत भी ठीक बना है तो आपको लग रहा होगा कि कुछ गाड़ी जैसा है, ठीक है ना बच्चे। अब गाड़ी बिल्कुल लेवल रोड पे है तो गाड़ी बिल्कुल सीधी है। गाड़ी का जो वेट होगा वो होगा कौन सा? एम, मास होगा उसका एम, और ग्रेविटी काम करेगी तो वेट बन गया एम जी, ठीक है। इसी गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए, बिल्कुल सीधा रखने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा होगा। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? देखो, इस टायर के ठीक ऊपर काम कर रहा होगा एक फोर्स R1, जिसे सीधा रखना चाहता है। इस वाले के ऊपर भी काम कर रहा होगा, उसका नाम होगा R2। तो नेट फोर्स कौन से काम कर रहे हैं ऊपर? R1 प्लस R2, ठीक है। जो चाहते हैं कि गाड़ी कैसे रहे बेटा? सीधा स्टेबल रहे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल है, R1 R2 क्या है हमारे? नॉर्मल है, जो टायर को सीधा रखना चाहते हैं क्योंकि रोड तो सीधी है ना। अच्छा, ये जो टायर है, ये जो टायर है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? सेंटर से। तो ये F1 इस तरफ को हो गया, ठीक है ना। ओके, इस वाले को भी घूमने के लिए कहाँ से मिल रहा है फोर्स? यहीं से मिल रहा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? F2। जब भी कोई चीज घूमेगी, गाड़ी अगर घूमेगी तो ड्राइवर उधर को जाएगा और फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, है ना। जब झटका लगता है ना, कभी आप कभी देखोगा सर्कुलर रोड में जब गाड़ी घूमती है, आप जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन, मान लो जैसे ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप आराम से बैठे थे रोड गाड़ी में। अब गाड़ी की जिधर को मुड़ती है तो आपको फोर्स इधर को फील होता है ना। कभी आपने फील किया होगा, जैसे बस बस में बैठे होंगे कभी, तो या फिर गाड़ी वाड़ी में बैठे होंगे तब आपने इसे फील किया होगा। फिलहाल चलो वापस आते हैं अपने डेरिवेशन में, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी कंडीशंस हो गई। अब मान लो कि यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था हमें गाड़ी को घुमाने के लिए, तो इसको हमने मान लिया R, जहाँ से गाड़ी का सेंटर है यहाँ तक, mg तक, ठीक है, इस नॉर्मल के सेंटर तक R। तो ओके, तो पहले वाले टायर पे जो फोर्स, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होता है? मैंने कल भी फॉर्मूला ड्राइव किया था, म्यू इंटू एन। यहाँ पे हम नॉर्मल को क्या लिख रहे हैं बच्चे? R, तो हम इसको R लिख देते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हम नॉर्मल को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हम R से डिनोट कर रहे हैं नॉर्मल को। आप N भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले वाले पर फोर्स है, इसको भले हम लिख देते हैं R1, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो। ये पहले वाले टायर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? F1 इज इक्वल्स टू म्यू R1, ठीक है। ओके, अब दूसरे वाले पे जो टायर पे लग रहा होगा वो होगा म्यू R2। इक्वेशन सेकंड हो गई, म्यू R1 म्यू R2, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दो फोर्स हो गए। ये म्यू मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये म्यू सही नहीं बना हुआ तो थोड़ा सा इसको भी ठीक से बना देता हूँ। यस, वेरी गुड, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या होगा? नेट कितना फोर्स हो रहा है तो दोनों को ऐड कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों फोर्स कर क्या रहे हैं? गाड़ी को घुमाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा mv² अपॉन R। चलो बच्चों, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, याद रखना मेरे बच्चों कि अर्थ में सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। मतलब यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन फोर्स से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। चलो इसको डिटेल में समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहले तब हम डेरिवेशन कर लेते हैं। ओके, मुझे एक चीज बताएंगे कि मान लो सन ये रहा और ये हमारी अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है इसकी तरफ, और हमने कहा कोई भी चीज अगर किसी सेंटर के अलॉन्ग मान के घूमती है तो उसी फोर्स का नाम क्या होता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बट आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए था? क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम तो ये पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे बच्चे, वही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? मतलब दुनिया में सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी चीज अपना पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ। देखो, ये मान लो हमारा एटम है, ठीक है, इस एटम का न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके बीच में क्या लगेगा भाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मेरे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको तो हम एफ ई कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। आप सबने डेरिवेशन पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो ये फोर्स है ना, एफ ई, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एफ ई इस टाइम बन जाता है हमारा फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। तो मेरे बच्चों, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है अगर वो बॉडी को घुमाने के लिए काम कर रहा है तो। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे देखो F1 F2 भी क्या कर रहा है, घुमाने के लिए यूज हो रहा है। भले वो फ्रिक्शन फोर्स है बट वो बिहेव कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी क्या करा, इसकी वैल्यू, अब इनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे हमारे दोनों फ्रिक्शन मिलके क्या कर रहे हैं, गाड़ी को घुमाने में हेल्प कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो गाड़ी स्किड हो जाती। फ्रिक्शन ही तो बचा रहे हैं हमारे गाड़ी को स्किड होने से। F1 की वैल्यू क्या दिख रही है मेरे बच्चे, यहाँ से म्यू, यहाँ पे इस पर आए थे, म्यू R1 प्लस म्यू R2 इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, इन दोनों कुछ कॉमन देख पा रहे हैं आप, आपको म्यू कॉमन दिख रहा होगा, बाहर ले आते हैं उसको, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? r मेरा म्यू जैसा लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता कि बच्चे थोड़ा सा भी कंफ्यूज रहे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, आर को बिल्कुल सही से, ठीक है, ये आर है हमारा, ये म्यू आगे वाले दोनों, ये हमारा आर है। ठीक है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है तो मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चे कंफ्यूज हों, खास तौर पे फिजिक्स पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ तो कोई डाउट है आपको? ओके। अब हम सब जानते हैं कि R1 प्लस R2 का नेट रिजल्ट कितना है। देखो यहाँ पे R1, यहाँ पे देखो आप, R1 प्लस R2 का नेट रिजल्ट किसके बराबर है? नॉर्मल हमेशा किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, mg के। यानी कि हम रख सकते हैं इसकी जगह में mg, क्या रख सकते हैं बेटा, mg। ठीक है, नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg के बराबर। ओके, इस m से ये m कैंसिल, तो यहाँ बचा म्यू g इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा v² अपॉन r। क्या बचा बेटा, v² अपॉन r। तो म्यू बराबर कैसे हो जाएगा हमारा, म्यू बराबर हमारा हो जाएगा v² r इंटू जी। तो ये आ गया मेरे बच्चे डेरिवेशन किसका, ये डेरिवेशन है किसका, लेवल रोड का। ठीक है, सो यहाँ पे देखने से आप समझ में आ रहा है, when the coefficient of frictions between the tires and road is equal to the mu naught, ये mu naught के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई बोलेगा लेवल रोड के डेरिवेशंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आप लिखेंगे v² अपॉन r इंटू जी। ठीक है, okay, so maximum velocity with which the car can take the circular turn on the radius r without skidding when the coefficient of frictions between the two tires and the road is equals to the mu, ये याद रखना। ठीक है, चलो हमने बहुत प्यारा सा डेरिवेशन अभी किया है लेवल रोड का, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। और अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप मुझे पूछो, देन फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ तो कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को है तो यस, ये पता नहीं जो भी है, यस सर, यू क्या पता नहीं, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? ये तो कैसा ही नाम है, पता नहीं। ठीक है, तो कोई भी कमेंट कीजिए बेटा, अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम क्लियर करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो अपने कंफ्यूजन पूछ सकते हैं यहाँ तक। थैंक यू दिल उड़ाने के लिए, बट अगर कंफ्यूजन है तो बेटा पहले कंफ्यूजन पूछिए आप। कोई डाउट है? ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, नो सर, वेरी गुड, ओके। चलो एक न्यूमेरिकल देखा जाए इसका। तो यहाँ से मैं कॉल कर देता हूँ न्यू पेज को, अगर खुलता है तो। ओके, न्यू पेज खुल गया। क्वेश्चन सुनते हैं पहले हम। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है,
क्वेश्चन में कह रहा है अ बैंड इन अ लेवल रोड, एक लेवल रोड है जिसमें बैंड जो है उसकी जो रेडियस है हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर्स। मान लो ये एक लेवल रोड है और इसकी जो बैंड की रेडियस है ये आर, ये कितनी हमारे पास 100 मीटर। सो यहाँ पे लिख देता हूँ आर टेंस टू 100 मीटर। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ गई। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच सॉरी बेटा, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बैंड मे हैव विदाउट स्किडिंग। गाड़ी स्किड नहीं होनी चाहिए, किस स्पीड से गाड़ी को लेके जाएं कि गाड़ी स्पीड ना हो। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को कहते हैं बेटा, किसको कहते हैं म्यू, कितना है 0.8 ये है। ठीक है ना, ओके। तो फॉर्मूला भी मैंने जस्ट पीछे लिखा था, मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा, क्या था वो, म्यू इज इक्वल्स टू होता है बेटा वी स्क्वायर आर इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पेज को इधर कर देता हूँ। ओके, तो फॉर्म लगाते हैं। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ से जो म्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी, म्यू की वैल्यू है 0.8। ओके, वी स्क्वायर, वी हमें कैलकुलेट करना तो वी स्क्वायर रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 100। ओके, एंड ग्रेविटी हम क्या होती है हमारी 9.8, तो हम 9.8 देते हैं। डिवाइड वाला पूरा कहाँ जाएगा बच्चे हमारे पास, मल्टीप्लाइड में जाएगा, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबके इंटू कर दो आप उसमें, और इंटू करने के बाद उसका रूट डाल दो। 0.8 इंटू 100 इंटू 9.8, पॉइंट हटा दो नीचे 110, इसका पॉइंट बता दो नीचे 10, 10 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। सो वी स्क्वायर, क्योंकि मैंने रूट डाल दिया तो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चे अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय 98 विच इज इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या बेटा, स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड। अगर वो गाड़ी को 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेके जाए तो गाड़ी स्किड नहीं होगी, और अगर इससे तेज स्पीड से आएगा तो गाड़ी स्किड हो सकती है। ठीक है ना, तो ये हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। अब हम देखेंगे बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। सो देखिए बैंकिंग ऑफ ट्रैक का है कोई, ये है बैंकिंग ऑफ ट्रैक का। ओके, अब यहाँ से डायग्राम यूज कर सकते हैं अपने लिए ना, डायग्राम को यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिर डायग्राम को यूज कर लेते हैं। ओके, बाकी मैं इधर रख देता हूँ, सबको उठा के इसको इधर करते हैं। नेक्स्ट जो डेरिवेशन हम करेंगे मेरे बच्चे, वो करेंगे बैंकिंग ऑफ ट्रैक के। बैंकिंग ऑफ ट्रैक, ठीक है, टॉपिक डालता हूँ पहले, तब ब्रीफली समझते हैं इसको। ठीक है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। आपकी बार रोड थोड़ा सा उठी हुई है, इंक्लाइंड है। मैंने अभी पीछे जैसे एग्जांपल में आपको समझाया भी था कि बैंकिंग का मतलब होता क्या है। चलिए इस डायग्राम को एक बार जूम करके देखें। कितना बढ़िया है, देखो रोड जो है वो लेवल, एक तरफ से रोड क्या हो रही उठी हुई है ना। आउटर एज क्या है इसका, रेज्ड हो रखा है थोड़ा सा। अब मेरे बच्चे अगर आपको ये फील लेना है ना, तो आपको हिल्स में जाना पड़ेगा, पहाड़ों में, वो आपको ये फील दे सकता है। ठीक है, और देखो इस डायग्राम को देख के ना मेरे बच्चे बहुत ईजी हो जाएगा डेरिवेशन, बहुत ज्यादा ईजी। एंड 100% श्योर कि आप एकदम से समझ जाएंगे, एकदम से क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं लेने का। ओहो, चलो कोई बात नहीं, जो भी है मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में क्या होता है, एक तरफ से रोड जो होती है वो थोड़ा सा उठी हुई होती है। अच्छा, अब देखने से साफ साफ समझ में आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम करना नहीं है। जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होगी, लाइक जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो जैसे ये इस तरह से एक बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे, यहाँ पे मान ले थीटा एंगल पे, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है। तो भैया ऐसा है कि इस बॉडी के, देखो इसका जो नॉर्मल होगा ना, क्योंकि अब बॉडी टेढ़ी हो गई है ना, देखो जब बॉडी सीधी होती है तो नॉर्मल भी सीधा होता है ऐसे,
अब आपने बॉडी को उठा दिया तो इसका नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाएगा बेचारा, वो इधर को शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो चाहता है कि गाड़ी ये जो भी डब्बा है पलटे ना, स्किड ना हो, तो वो शिफ्ट हो गया। अब इसके बन गए दो कंपोनेंट, एक जाएगा इसका ऊपर की तरफ ऐसे, तो इसका नाम होगा आर कॉस थीटा, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जाएगा इसका इधर जिसका नाम होगा आर साइन थीटा, ठीक है। और ये जो आर है, आर कॉस थीटा, ये बिल्कुल सीधा सीधा अगर मैं इसको कंपोनेंट को आगे बढ़ाऊं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। बस दैट्स इट, इतना ही है। इतना अगर आप समझ गए तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अभी आ जाएगा, देखो सामने कैसे, क्या करना है। सबसे पहले हमने करना है इक्वेशन जो दिखाई रही है, पहला मैं मुझे जो दिखाई दे रहा आर, यार ये बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है कलर, ओहो चलो ऐसे, आज ब्लू ब्लू ट्राई करेंगे। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर दिखा, आर कॉस थीटा, देखो आप एम जी के बराबर, फोर्स हमेशा पेयर में काम करता है। आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन डाल दी इसको फर्स्ट, कोई डाउट यहाँ तक, ओके वेरी गुड। दूसरा, हमें एक कंपोनेंट दिखा है जो सेंटर की तरफ को काम कर रहा है, आर साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा ही सेंटर के अलोंग है, मतलब यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। ये इक्वेशन सेकंड डाल दी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, दोनों इक्वेशन को ले लेना एक साथ और सॉल्व कर लेना। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन first and second, we have from equation first and second r sin theta upon r cos theta is equals to mv square upon r divided by mg। हमने sin को ऊपर लिखा है और cos को नीचे, ठीक है। अभी देखो हमारा m से m कैंसिल हो गया, यहाँ r से r कैंसिल हो गया, एंड वी नो दैट sin अपॉन cos क्या होता है मेरे बच्चों, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। यहाँ से क्या क्या बच रहा है आपका वी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा आर इंटू जी, आर इंटू जी, तो आगे डेरिवेशन। अच्छा पीछे जो हमने लेवल रोड का डेरिवेशन किया था उसमें सेम फॉर्मूला आता है, बस यहाँ पे क्या आता है म्यू, इसका मतलब कहीं ना कहीं tan थीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखिए ये समझ में आता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू किस थीटा के बराबर होती है, tan थीटा के बराबर। तो मेरे बच्चे कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अभी आपके माइंड में है तो आप मुझे यहाँ तक पूछिए पहले, देन फिर हम आगे चलेंगे, नहीं तो अगर नहीं है तो मैं एक आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। 30 सेकंड, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ मैं आपके। ओके इसका मतलब नहीं है दिल उड़ाने वाले, सिर्फ दिल उड़ा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इनको डाउट है या नहीं है। हाँ जी डाउट भी बताएंगे बेटा, कोई डाउट है आपको किसी को, किसी बच्चे को डाउट नहीं है, ओके। मुझे लगता है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपके सिलेबस में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट और मोशन ऑफ वर्टिकल साइकिल है कि नहीं है, कैसे तो नहीं कि कैंसिल हो गए, ठीक है, या मैं करा देता हूँ, है ना, करा देते हैं हम, चलो ओके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी तक, कोई कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ, किसी बच्चे कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके हम आगे चलते हैं फिर, ओके गुड, ठीक है। तो ये आगे न्यू पेज, हम कराते हैं आपको बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ओके, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। चलो अभी क्या करा, एक सर्कुलर रोड है ऐसे, अगेन एक सर्कुलर रोड आ गई, और इस सर्कुलर रोड में ये हमारी एक साइकिल है, ये साइकिल ऐसे जूम करो, ये साइकिल का टायर है, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है ये मैं मानता हूँ, ये साइकिल का अगला टायर है, ठीक है। और यहाँ से साइकिल का फ्रेम, ठीक है, और यहाँ से इसका हैंडल वाला पोर्शन, साइकिल का हैंडल वाला पोर्शन हो गया, ठीक है।
ओके ओके। अब जब साइकिलिंग हम लेवल रोड पे चला रहे हो कभी ऐसे, तो फिर से वही जो कंपोनेंट बनेंगे, क्या कहा था, साइकिल के टायर के अपवर्ड हमेशा नॉर्मल काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा बच्चे, नॉर्मल ऊपर की तरफ, आर। कौन सा कंपोनेंट, आर कॉस थीटा। नीचे की तरफ एम जी। इस तरफ को कौन काम कर रहा होगा, आर साइन थीटा। ऊपर वाले कंपोनेंट को हमेशा आर कॉस थीटा, इस तरह वाले कंपोनेंट को जो जिस तरफ से घूम रहा है ना, जो उसके रेडियस का लॉन्ग है, मान लो सेंटर है इसका, तो कौन सा होगा, आर साइन थीटा। फिर से दो इक्वेशन बनेंगी, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है बच्चे, एम जी। इक्वेशन फर्स्ट जैसा हमने पीछे किया था, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन सेकेंड, सेम डेरिवेशन है, सब कुछ सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव r sin theta is equals to mv square upon r divided by r cos theta upon mg। m से m हमारा कैंसिल, r से r कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस हो गया बेटा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू अगेन v स्क्वायर r इंटू जी। अगेन डेरिवेशन डन। ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है फॉर्मूले में। तो यहां तक कोई बच्चे को कोई डाउट है मेरे बच्चे तो पूछ सकते हैं आप, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको यहां तक है तो। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। पूछिए बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मैं देखता हूँ कि आगे हमारे पास क्या है आपको और कुछ समझाने के लिए। ये तो बेंडिंग ऑफ ट्रैक का डेरिवेशन हमने करा दिया आपको। ठीक है, ओके। पुल्ली बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ करते हैं हम आज। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को, है ना। चलो, तो पुल्ली बेस्ड मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट आज। पुल्ली क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। ओके, ठीक है, तो ये आज हम समझेंगे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। ठीक है, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप इसे ध्यान समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको समझ में दिया जाएगा बेटा, बताने की जरूरत नहीं है। चलो, सबसे पहले पुल्ली होती क्या है, तो आपने देखा होगा जैसे पहले दिखाते ना कि गांव में जो थे कुएं थे, ऐसे कुआं era। ठीक है, और इन कुओं में, जैसे कुओं में पानी निकालने के लिए क्या लगाए जाते थे, इस कुएं के ठीक ऊपर ऐसे आपने देखा होगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे चरखी टाइप की रहती थी छोटी सी, और फिर क्या करते थे, यहाँ से एक बाल्टी ऐसे डाली और इसके अंदर से होती है बाल्टी कुएं के अंदर, ऐसे डालते थे, है ना, पानी फिर निकालते थे पुराने टाइम पे, है ना। अब तो पता नहीं गाँव में अभी हो सकता हो, अब तो लेकिन हर जगह पाइपलाइन आ गई, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं होगी शायद वहाँ भी जहाँ जहाँ कुएं होंगे वहाँ पे पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुल्ली क्या करती है कि ना, फ्रिक्शन को कर देती है बहुत ही कम। ठीक है, और फोर्स लगता है बहुत ही ना के बराबर। ठीक है, अब बहुत इजी, क्योंकि वो फिसलती है ना, वो स्पिन होती है यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा बेटा ये बक्सा है, जाओ इसको खिसकाओ, अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, बक्से को खिसकाने के लिए नीचे टायर लगा देते हैं। जैसे आपने टायर लगाया तो फ्रिक्शन हो गया खत्म, ना के बराबर फ्रिक्शन, बक्सा बहुत इजीली खिसक सकता है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट पुल्ली बेस्ड है बेटा, वही कॉन्सेप्ट किसका भी है, पुल्ली का भी है। पुल्ली सेम काम करती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। ठीक है, चलो मेरे बच्चे करते कॉन्सेप्ट पुल्ली के स्टार्ट। तो ये रही मान लो हमारी एक पुल्ली। पुल्ली का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसे, चरखी, घिरनी, ऐसा। ठीक है, ये रही पुल्ली, और ये रही पुल्ली पे रोप। ये हमने डाली पुल्ली पे, ये ऐसे एक रोप डाली पुल्ली के ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया वेट एक, और ये पुल्ली से नीचे आता हुआ दूसरा वेट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो किसी बच्चे को मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो। तो मान लो इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी का मास हमारा m2 है। अभी साफ साफ देखने से डायग्राम से समझ में आ रहा है कि m2 हैवी होगा,
कैसा होगा बेटा, M2 हैवी होगा। क्या समझ में आ रहा है कि M2 इज हैवियर देन M1, क्योंकि भाई देखो ये नीचे की तरफ को हो रहा है ना, ये नीचे की तरफ को झुक रहा है इसलिए, है ना। ओके, तो इस पुल्ली में इस तरफ M1 की तरफ जो टेंशन है, ठीक है, इस तरफ जो टेंशन होगी यहाँ पे, टेंशन हमेशा लगता है सेंटर की ओर, जहां पे घूम रहा होगा उस तरफ को, ठीक है। इधर भी टेंशन लग रही होगी। अब क्योंकि बच्चे याद रखना, अगर रोप एक ही है, अगर रस्सी एक ही है, तो टेंशन दोनों तरफ बराबर ही होगी। इधर से जितने तेज खींचोगे, एक लॉजिक लगाओ, अगर इधर से जितने तेज खींचोगे इधर से उतने तेज तो ऊपर आएगी, ठीक है। इधर से जितने तेज आप नीचे को खींचोगे इधर से उतनी तेज ऊपर को आएगी। इसका मतलब जब रस्सी एक ही है, मान लो जैसे एक रस्सी है और इस रस्सी को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसे तेज से नीचे को खींचता हूँ, तो बेटा पूरी रस्सी खींच जाएगी ना एक साथ तेजी से। क्यों खींचेगी? क्योंकि पूरी रस्सी एक ही चीज से बनी हुई है ना, इसीलिए। तो अगर जो टेंशन इस तरफ होगी उतनी टेंशन यहाँ पे भी होगी, बस दोनों टेंशनों की डायरेक्शन अलग होगी। टेंशन मतलब फोर्स होता है। अच्छा, टेंशन क्या होता है समझाऊं आपको। टेंशन वो वाली नहीं जो हमारे दिमाग में, वो नहीं। टेंशन एक फोर्स होता है बच्चे। रोप पे जो लगता है उसको भी टेंशन बोलते हैं, है ना। स्प्रिंग पे भी लगती है उसको भी हम टेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब तो क्या मान रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज समझा, ठीक है। अभी इस बॉडी का जो मास था वो m था। अब ये जो मास है, ये जो मास है बॉडी का m, इसको नीचे की तरफ कौन खींच रही होगी? ग्रेविटी। तो यहाँ पर हो जाएगा m1g। और इसको भी ग्रेविटी कहाँ खींच रही होगी? नीचे। तो ग्रेविटी तो अपना हमेशा यही काम करेगी ना, नीचे की तरफ को खींचेगी, ठीक है। बट ये फिर भी कहाँ जा रहा है? ये फिर भी ऊपर की तरफ को जा रहा है। कहाँ की तरफ को जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ को। इसका मतलब टेंशन से ज्यादा कौन है? mg है हमारा। टेंशन से ज्यादा कौन है मेरे बच्चे? mg। तो हम लिखेंगे t माइनस mg, t माइनस mg। अभी m कौन सा है? m1 है, तो t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। इसमें कितना एक्सेलरेशन आ रहा होगा? जो फोर्स रिजल्टेंट बच रहा होगा, देखो मेरे बच्चे समझ रहे हैं, t लग रहा है ऊपर की तरफ को और mg लग रहा है नीचे की तरफ को, और हम कह रहे हैं कि ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली जो बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ को जा रही है। इसका मतलब कुछ तो फोर्स बच रहा है। जो फोर्स ऊपर लग रहा था, जो फोर्स नीचे लग रहा है, कुछ तो फोर्स बच रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स तो बच रहा है। तो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू कोई ना कोई फोर्स बच रहा है, और फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन, t माइनस एम जी, ठीक है। इतना हो गया। तो ये देखो यहां से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे कि इस बॉडी में जितना भी एक्सेलरेशन आ रहा है, जो फोर्स काम कर रहा है, वो होगा t माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम वन ए। तो यहां से एक इक्वेशन मेरे पास आगे, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करते दूसरे वाले के लिए, फिर से वही देखो, अब की बार बॉडी कहां जा रही है? नीचे की तरफ को जा रही है। इसका मतलब M2G ज्यादा है टेंशन से, ठीक है। M2T क्या है? ज्यादा है किससे? M2G ज्यादा है टेंशन से, तभी तो बॉडी नीचे की तरफ को आ रही है। मतलब इस टाइम कौन ज्यादा है हमारा? M2G की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। पहले वाले केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि टेंशन से ज्यादा कौन है? टेंशन ज्यादा है, पहले वाले केस के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, पहले वाले केस के लिए यहाँ पे लिख देते हैं बेटा M1G, ठीक है। और दूसरे वाले केस के लिए क्या है? दूसरे वाले केस के लिए बेटा कि M2G इज ग्रेटर देन ऑफ टेंशन, ठीक है। M2G की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा M2A के बराबर। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये कौन बच्चा है? ये RK एकेडमी। मेरे बच्चे घर में अपनी बहनें, दीदी, मम्मी को भी ऐसे ही बोलते हैं आप, और अगर बोलते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ बच्चे, डेरिवेशन उसी का है, टेंशन का ही है। हम पुल्ली वाले कर रहे हैं, इसमें हम दो कराएंगे, एक्सेलरेशन वाला कराएंगे और टेंशन का कराएंगे, ठीक है। दो डेरिवेशन कराएंगे हम इसमें। काजल, RK एकेडमी, अगर आपको नहीं पढ़ना बेटा तो ग्रुप से निकल के बाहर कहीं और चले जाओ, ठीक है। ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है इसमें, मेरे चैनल पे कहीं भी जाओ। यहां तक हो गया हमारे पास, दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें करना बेटा सॉल्व। क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, आई एम सिमरन। ओके, हेलो सिमरन कोठियाल जी। ये क्लास 11th का चल रही है बेटा स्टडी, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक आप 12th में हैं सिमरन कोठियाल। हाँ जी, तो अभी दोनों इक्वेशंस है ना, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
सो वी हैव, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना लेते हैं अपने लिए, ये स्पेस बन जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है आपको मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा चेक करते हैं, टी माइनस एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस टी वन, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्लस करेंगे, एम वन ए प्लस एम टू ए, ठीक है। इतना हो गया। यस बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब देखो ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गई, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, g हमारा कॉमन है और m2 को मैं आगे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ इसको, m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इन दोनों में कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेते हैं, आ जाएगा m1 प्लस m2। अच्छा क्या करते हैं हम पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं कि कितना एक्सेलरेशन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा g, तो यहाँ बचेगा m2 माइनस m1 और ये मल्टीप्लाइड वाला कहाँ जाएगा बच्चे, डिवाइड में, कितना आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो इतना एक्सेलरेशन आता है पुल्ली पे, याद रखना, ठीक है। पुल्ली पे एक्सेलरेशन कितना आता है, a इज इक्वल्स टू जी एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। सिमरन जी हम बहुत जल्दी क्लास 12 का भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सर मेरे छोटे भाई ने लिख दिया, सो सॉरी सर मुझे माफ कर दो। बेटा देखो किसी ने भी लिखा हो, पर हम सब बच्चे जो हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी वजह से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है मेरे बच्चों। लाइफ में सब कुछ करो बट किसी को अपनी तरफ से आपने प्रॉब्लम नहीं देनी है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो इट्स ओके, काजल जी आपको माफ करेंगे। नेक्स्ट आगे करते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन निकाला है, अब हम निकालेंगे टेंशन। टेंशन निकालने के मुझे क्या करना चाहिए पहले, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो पुल्ली वाला कॉन्सेप्ट हुआ था, मैंने अभी आपको अगर यहाँ पे दिखाया है, एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू आ गई ना, आप कहीं पे भी पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में करो, सेकंड में करो, जहां आपको इजी लगता है। तो सपोज हम सेकंड में पुट कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे बच्चे क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा m2t माइ m2g, यहाँ पे आ जाएगा m2g m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a। अभी आप ध्यान से देखो a की वैल्यू कौन है, a की वैल्यू पूरी है ना, यहाँ पे रख दो आप, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2, और a की वैल्यू पूरी की पूरी लिखो बेटा, क्या क्या है वो, g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने कुछ नहीं किया बेटा, ये वैल्यू यहाँ से उठाई, यहाँ से वैल्यू उठाई ए की और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी बेटा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू उठा के हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है मेरे बच्चे। ओके तो अब क्या आ जाएगा देखते हैं, हमें तो टेंशन निकालना है ना, क्या निकालना बच्चे, हमें कैलकुलेट करा करना है, टेंशन करना है कैलकुलेट मेन। तो ये माइनस वाला मैं उठा के भेज देता हूँ पहले उधर प्लस में, तो यहाँ चल जाएगा मेरा m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर देता ताकि आपको क्लियरली दिखे, है ना, और टफ ना हो जाए। ओके सो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशन मेरे को सेम है, बट मैं क्या करता हूँ इस बार इस एम टी को इधर लेके आता हूँ, तो ये टी को मैं कर देता हूँ इधर से इधर शिफ्ट, प्लस का टी। अच्छा अब ये प्लस का टी इधर आ गया, अब ये वाला पावर ऑफ पार्ट उधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। m2g यहाँ पे लिखेंगे m2g m2g, ये प्लस वाला पूरा इसमें क्या आएगा माइनस में, यहाँ देगा m2g, ठीक है, m2g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है।
ठीक है, इज इक्वल्स टू टी। हमने क्या करा, इस पूरे पार्ट को उठा के उधर भेज दिया माइनस में, ठीक है ना बच्चों। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, इसकी इंटू कर दो यहाँ पे, कैसे हो जाएगा ये, हो जाएगा m2 g की, ये डिवाइड वाला हमने यहाँ भेज दिया ताकि एलसीएम आ जाए, m1 प्लस m2 माइनस m2 g, और वो भी जाएगा किसके साथ, m2 माइनस m1 के साथ, इज इक्वल्स टू टी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो अब इसको अंदर इंटू कर देते हैं, हो जाएगा m2g इंटू m1, फिर ये m2g इसके साथ भी इंटू होगा, ऐसा हो जाएगा, जब इसके साथ इंटू होगा तो हो जाएगा m2 का स्क्वायर इंटू जी। अब इसको भेजो, माइनस वाले अंदर जाएगा, माइनस m2 का स्क्वायर जी, और जब यहाँ आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस m1, तो क्या हो जाएगा m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब लिखते हैं इक्वल्स टू हमारा t, जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, देखो जैसे कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस का, अब जो बच गया वो लिख दो आंसर में। क्या बच रहा है हमारा, हमारा बच रहा है इन दोनों में आप देख रहे होंगे g कॉमन है और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जगह 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, देखो जो बची है ना उसमें m1 m2 g है, इसमें भी m1 m2 g है, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डेरिवेशन इज डन। तो ये है टेंशन का डेरिवेशन। एक्सेलरेशन जो वैल्यू आई थी उसको उठा के हमने कहा किया बेटा, पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, या सेकंड में आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको वहीं पुट करना है, ठीक है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको ये सब दिख जाए। तो यहाँ से मैंने पुल्ली वाला कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। यहाँ से पुल्ली ब्लॉक स्टार्ट हुआ था, पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, देन हमने एक्सेलरेशन को उठा के कहाँ करा बेटा, पुट किया यहाँ तक, ठीक है, टेंशन भी निकाल ली और एक्सेलरेशन भी निकाली, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट। पुल्ली ब्लॉक के क्वेश्चंस हमने करने हैं अब, ठीक है, क्वेश्चंस कर लेंगे हम। मैं आपको एक 30 सेकंड दे रहा हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर नहीं है तो हम आगे चलेंगे फिर। सर वेरी गुड, क्या बात है, एम डब्ल्यू का कोई डाउट नहीं है। और किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? काजल, ओके काजल जी, ठीक, आपको भी कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। क्या करते हैं अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको उठा देता हूँ जिसमें मुझे दोनों फॉर्मूले दिख जाए, टेंशन का भी और एक्सेलरेशन का भी। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, ये पुल्ली के मैंने आपको एक्सेलरेशन टेंशन दोनों ड्राइव करवाई दी है। तो मान लो ये रही हमारी एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली, ठीक है, और इस पुल्ली के इस तरफ वेट है मेरे बच्चे, मान लेते हैं अपना 5 kg, और इस तरफ मैं वेट एज्यूम कर लेता हूँ 10 kg। m2 हमेशा ग्रेटर होना चाहिए तभी तो वो इस तरफ को खींचेगा। इधर लग रही होगी टेंशन, इधर भी लग रही होगी टेंशन। अब क्योंकि ये भारी है, इसका मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट क्योंकि ज़्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, और इसका मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट कम होगा इसलिए ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है यार, इसका एमजी का रिजल्ट ज़्यादा बनेगा इसलिए नीचे जा रहा होगा, इसका एमजी का रिजल्ट कम है तो ये ऊपर जा रहा होगा। इसमें नेट कितना एक्सेलरेशन आएगा, दो चीज़ें पता करते हैं, एक तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, मतलब ये कितने तेज़ी से ऊपर की तरफ को जाएगा, दूसरा कितनी इसमें टेंशन है, ठीक है, दो चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो दोनों फॉर्मूले सामने ही है, पहले हम लगाते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या कहता है, जी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए जी की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ कि 10 है, ठीक है, वैसे 9.8 होती है तो 10 लेते हैं। m2 कितना हमारे पास, m2 है 10 माइनस m1 कितना बेटा हमारे पास 5, और नीचे कितना हो जाएगा
10+5 या 5+10 एक ही बात है, ठीक है। 5+10 लिखो या 10+5, चलो मैं 5+10 लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ओके, सम इसको लिख लेते हैं, कितना है 5+10, क्योंकि m1 हमारा 5 है और m2 हमारा 10 है, ठीक है ना। ओके, कितना एक्सेलरेशन आया था निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा 10 है, अंदर से क्या बच जाएगा यहाँ से हमारा 5 और नीचे क्या है 15, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 10/3। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा हमारा, एक्सेलरेशन ए आ जाएगा हमारा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 3.33 ऐसा कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हमें टेंशन भी निकालना है, कितना टेंशन जनरेट हुआ इस रूप में, यहाँ पे कितना टेंशन आ रहा है, यहाँ पे कितना टेंशन है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगी, मैंने भी आप जैसा कुछ कहा। इसका क्या फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो फॉर्मूला ये रहा टेंशन निकालने के लिए, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला टेंशन निकालने के लिए, 2m1 m2 g, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फॉर्मूला है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। सो t टेंस टू 2 इंटू m1 कितना बेटा हमारे पास 5, m2 कितना बेटा हमारे पास 10, ग्रेविटी को हम 10 मान रहे हैं अभी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। m1 कितना है 5 और m2 कितना है 10, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 1000 हो गया हमारा, डिवाइड बाई क्या बेटा 15, 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 200 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो t इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 66 समथिंग समथिंग, है ना। 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा, 3.66 समथिंग समथिंग आता रहेगा हमारा, ठीक है। टेंशन है तो टेंशन की यूनिट क्या होती है, टेंशन एक फोर्स होता है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा न्यूटन, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे। आई होप हमने जितने भी कॉन्सेप्ट आज किए, क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया है आज सर्कुलर मोशन पे। मैं एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज। तो आज हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, जिसका नाम था डायनेमिक एंड सर्कुलर मोशन। और इसमें इसमें हमने जो पढ़ा था वो ये कुछ है, ठीक है। सबसे पहले हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिस्कस किया कि क्या होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला पढ़ा, उसके कितने फॉर्मूले बनते हैं वो पढ़ा हमने। सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले बनते हैं वो पढ़ा हमने। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम F बराबर mv स्क्वायर अपन r लिख सकते हैं। हम इसको और भी कुछ क्या लिख सकते हैं, F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, F सेंट्रीपिटल फोर्स को 4 पाई स्क्वायर m r न्यू का स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया नेक्स्ट टॉपिक, वो था न्यूमेरिकल, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स के हम न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। जो बच्चे अभी चैनल से जुड़े हैं, जो नए बच्चे हैं, आप कंटिन्यूसली रोज रात को 9 बजे लाइव रहिए और मैं आपको क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ लगातार। हमारी कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा हो सके लाइव रह के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, ठीक है। फिर हमने ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अंडरस्टैंड किया, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कहाँ यूज़ होता है ना, वो डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया, ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है था, व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड, ये हमने डेरिवेशंस किया था, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से हमने इतना ही पढ़ा है, ओके। देन उसके बाद हमने क्या किया बच्चे, उसके बाद हमने इसका न्यूमेरिकल किया एक लेवल रोड का, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ ट्रैक भी मैंने आपको कराया यहीं पे बेंडिंग ऑफ ट्रैक भी होगा। एंड देन उसके बाद ये रहा बेंडिंग ऑफ ट्रैक, ठीक है। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अभी सेकंड क्लास सॉरी, वो था पुल्ली का। आई होप जो हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहे हों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को भी, ठीक है। बहुत ही जल्द हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, आपके सजेशन जरूर मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बहुत बढ़िया आज के लिए बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आप सभी का। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
कॉन्फिडेंस स्कोर का था 30।